क्योंकि वैसा तो है नहीं कि लास्ट के 60-70 दिन में आप 250-300 टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे, इतने तो होगा नहीं, तो हाँ सर, जितना। वो तो मतलब 30 तक कर लूंगा तब तो हो जाएगा ना। हाँ काफ़ी है। अप्रोच तो लगभग वही रहता है हाँ पूरे इसमें। ठीक है। देखिए जी, तो ये सब ट्राई करके आए हो या तो ट्राई करके आओ, यही जो असाइनमेंट मैंने 1-2 किया था ना, तो जैसे बता रहे थे जो लोग रेगुलर बच्चे हैं उनको तो पता ही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी हम लोग पहले जब डिस्कस कर रहे थे तब भी हम लोग ईयर वाइज ही डिस्कस कर रहे थे, मतलब ईयर वाले पेपर खोल के जो एक साथ था उसमें जो बना रखा था एक साथ सारे स्टैट्स क्वेश्चन वो डिस्कस कर रहे थे। अभी जैसे टॉपिक वाइज बन गया है तो आप इसको सॉल्व करके देखो, और देखो जितनी बार रिवाइज करो उससे घाटा किसी को नहीं, नुकसान होना नहीं है, फायदा ही होना है। जितना रिवाइज करोगे आपके कॉन्सेप्ट उतने अच्छे होंगे, ये चीज़ें हैं। सो एक पीडीएफ है ना डिसाइड कर लो, करके आओ, क्योंकि इसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन मुझे लगता है डिस्कस हो गया होगा, क्योंकि जब हम यूनिवेरिएट कर रहे थे तो हम लोग साथ में एक साथ डिस्कस कर रहे थे, वो जो पीडीएफ था टोटल उसमें एक साथ हो रहा था। अभी जैसे इन्होंने अलग कर दिया है उसमें भी हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आ गया हो, तो ये सब मुझे याद आ रहा हमने डिस्कस किया था पहले ही, है ना। ये सब क्वेश्चंस देखो, सैम्पल मीडियन, अच्छा तो ये तो क्या आएगा, ये सब देख सकते हैं जो नए क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट, ये सब डिस्कस किए थे, आई थिंक ये सब डिस्कस किए थे यहाँ तक मुझे लग रहा है, ये सब भी डिस्कस हुआ था। तो सॉल्व करके आओ और डाउट बताओ, अगर आप ये देखो सॉल्व करके और फिर जो डाउट है वो इसमें पूछो, बेटर रहेगा, है ना। ये पीडीएफ में टैग कर देता हूँ, कल तक इसको कंप्लीट करो आप, अभी कुछ डिस्कस कर देता हूँ मैं, बाकी आप ट्राई करके आओ, क्योंकि क्योंकि जरूरी नहीं मुझे भी सब आता, लेकिन जो हो सकता है करते हैं, जो नहीं होगा फिर ढूंढेंगे सोल्यूशन क्या है, ये है। तो लेकिन ट्राई करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपको कितना इसमें हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 57 है ना, टोटल 57 क्वेश्चन है इसमें। तो एक दो दिन में तो हो जाना चाहिए ना, ट्राई करके आओ, बाकी ये सब तो डिस्क्रिप्टिव का है, तो ये सब भी हमने डिस्कस किया था, ये है। पर फिर भी एक बार सॉल्व करके देख लो अल्टीमेटली ना, पहले क्योंकि यूनिट वाइज हमारे पास असाइनमेंट था नहीं, तो तब हम ढूंढ रहे थे असाइनमेंट होता तो एक साथ कर लेते, तो ये आप सॉल्व करके आओ। मैं इसको है ना एज होमवर्क अलग दी है ना, क्या था एक नंबर पे तो वो लिखा था मैंने, एक एक करके कंप्लीट करो फिर डाउट डिस्कस करो, ये होगा। जैसे यूनिवर्सिटी वाला है ना, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे ही था, सेकंड वाला तो इसको अटैक किया था हमने। बताओ भाई, तुम लोग कह रहे थे कहाँ है वो। हाँ जी, समीना आप कह रहे ट्राई करके आएंगे, बताइए क्या ट्राई करके आए हैं। सर मुझे स्क्रीन ही दिखाई नहीं दे रहा, मैं रिफ्रेश करती हूँ सर। अच्छा हाँ जी, अवनी आप भी कह रहे थे, बताइए क्या ट्राई करके आए हैं, कहाँ से डिस्कस करें। फोर्थ का ये ऑप्शन देखिए सर। इसमें अच्छा, जितने पीडीएफ मैंने भेजे हैं प्रयास वाले ग्रुप में, एक एक करके आप सॉल्व कीजिए, पहले डिसाइड कर लीजिए कौन सा करना है, फिर वैसे हम डिस्कस कर सकते हैं, ये है। तो एक एक सर करके मैंने असाइनमेंट नंबर 4 ट्राई की सर, तो उसमें से प्रॉब्लम मैं बोलती हूँ सर। सीधा 4 पे पहुंच गए आप, अब 1 2 3 मैंने टैग किया, उसका क्या होगा। 1 एंड 2 ऑलरेडी आपने ले लिया है ना सर, तो 3 मेरा मतलब वो पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा, तो पॉइंट नंबर 4 मैंने किया है सर। तो 1 2 के आपको सारे क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करना। आपने ऑलरेडी ले लिए है ना सर, वो प्रोबेबिलिटी। अरे तब वैसा नहीं था कि तब हमने वो किए थे, तब ये थोड़ी था कि हमने यूनिट वाइज डिस्कस नहीं किया, तब तो एक साथ डिस्कस कर रहे थे। तो अभी ये टॉपिक वाइज सेपरेट है, इसको सॉल्व करके देखो कितना आपसे हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। अभी भी आपको 60 से 70% क्वेश्चन में डाउट होगा, मैं बता रहा हूँ स्पेशली आपके लिए। आप सॉल्व करो, 60 से 70% क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे,
बिकॉज आप सॉल्व नहीं करते, आपको लगता है सर ने करा दिया आपका हो गया। सर एग्जाम थोड़ी देंगे, आपका एग्जाम तो आपको देना है, तो आप तैयारी करोगे सर तैयारी करेंगे। आप खुद से बताओ, जैसे अभी ये डाउट पूछ रहा है, देखो सॉल्व करके आपने कितने खुद से सॉल्व किए असाइनमेंट क्वेश्चन? आपने एक बार भी नहीं किया, आपको लगता है सर ने करा दिया हो गई तैयारी। अरे भैया वो तो सर की तैयारी हो गई, आपकी तैयारी थोड़ी हुई है, वो तो मेरी तैयारी हो गई। आपकी तैयारी तब होगी जब आप सॉल्व करोगे इसको, आप तैयारी शुरू करो ना, ये चीजें हैं। अब मैंने तो तब हम लोग क्या कर रहे थे कि एक बार जो पीडीएफ था 2011 से 23 तक का, उसमें ढूंढ ढूंढ के कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गए होंगे। तो ये अच्छा है, जैसे जो सिंसियर बच्चे जिन्होंने सॉल्व किया है तो उनका समझ आता है। क्या आपने सॉल्व किया है, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे? आपको लगता है सर ने करा दिया तो हो गया, कैसे हो गया? एग्जाम में ये लिख के आओगे सर ने करा दिया था हो गया था, ऐसे लिख के आओगे? सॉल्व करके देखो ना तो समझ आएगा ना हो रहा है नहीं हो रहा है। सर ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसे पॉइंट सेलेक्ट किए जो मतलब CSIR नेट में मतलब वेटेज ज्यादा रखते हैं, तो मैंने उसको ही ज्यादा प्रेफरेंस देके मैंने वैसे ही टॉपिक सॉल्व किए सर। अरे तो मैडम हम सबके लिए डिस्कस करेंगे ना, हमने ग्रुप में इसलिए भेजा था ना कि अब आप कहोगे 8वां असाइनमेंट डिस्कस कीजिए, बाकी लोग नहीं करके आए, ऐसा डिस्कस करें जो सब लोग सॉल्व करके आए हो, ये चीज है ना। इसमें है जी 4th, देखिए यस सर। जी ट्राई कीजिए जो डाउट, जैसे ये रैंडम वेरिएबल काफी टॉपिक, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल के नेट में आते हैं, आप देखिए बड़े हुए रैंडम वेरिएबल क्वेश्चंस नेट में भी, ये चीज है। सो 1 बाय 1 आप चेक कर लो ना, जैसे 1 में आप सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखो कि हो रहे नहीं हो रहे। दूसरे वाला मतलब 1 प्रोबेबिलिटी का है, बेसिक प्रोबेबिलिटी का, 2 यूनिवेरिएट का है, 3 सैम्पलिंग का शायद था, 4th वाला एस्टिमेशन है, 5वां भी एस्टिमेशन ही, एस्टिमेशन के 2 असाइनमेंट है उसमें, एक मेथड ऑफ एस्टिमेशन नाम से, एक एस्टिमेशन नाम से है, इस तरह से है। फिर टेस्टिंग का है, तो ये कंप्लीट कर लीजिए। ये वो है जो गेट के सिलेबस में था, तो गेट के सिलेबस का जो स्टैटिस्टिक्स था तो वो नेट में भी है, तो वहां हम सिर्फ गेट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, गेट बैच में अभी जो हम पढ़ा रहे थे उसमें देख रहे थे, तो उसमें हमने डिस्कस किया। अब उन टॉपिक्स के क्वेश्चन जो नेट में आए वो भी आप ट्राई कीजिए, फिर हम 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। ये चीज़ें हैं, आप सॉल्व करके देखिए। आप अच्छा कर रहे हैं कि आप पहले ही पूछ रहे हैं कि हाँ ये करना है, ठीक है, लेकिन आप सारे असाइनमेंट एक बार सॉल्व, जैसे 1 2 भी है मैंने कराए हुए हैं, लेकिन आप खुद तो सॉल्व करके देखो क्या अभी आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, फिर आपको सीखना पड़ेगा उसके लिए, ये चीज़ है। चलिए देखते हैं। तो 4th में क्या है, x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद सपोर्ट 0 1 2 25। ओके, x का क्या डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से आपको ये तो समझ आ ही रहा होगा कि x का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 25,5, यही है ना। अब बाइनोमियल 25,5 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन क्या है, बाइनोमियल 25,5 का मीडियन क्या है? ये ठीक है ना, क्वेश्चन ही है ना। बताओ भाई, मीडियन बाइनोमियल का नहीं पता आप लोगों को निकालना, कैसे निकालते हैं? तो जैम में इतने सारे क्वेश्चन जैम में आए मीडियन वाले। हाँ जी अवनी साहब बताइए, आपका डाउट है ना, क्या मीडियन आएगा? 12.5 ही आएगा ना। तो 12.5 आएगा। और आप ध्यान से देखिए, 0 पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी वही प्रोबेबिलिटी 25 पे आएगी, 1 पे जो प्रोबेबिलिटी आएगी वही 24 पे आएगी। तो आपको देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस एंड दिस आर आइडेंटिकल है। तो हालांकि एक थ्योरम होता है कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट के इफ एंड ओनली इफ के माइनस एक्स
एंड x माइनस के आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये ट्रू ऑप्शन है क्योंकि मीडियन इसका 12.5 है हाफ की वजह से। और ऐसे देख रहा हूं मैं कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सिमेट्री का क्या मतलब है, जैसे x को आप कोई भी नंबर लीजिए, एग्जांपल के लिए x को अभी हम अगर वैसा चेक करके देखिए क्या होगा, एक सपोर्ट क्या है, कोई भी सपोर्ट रख के देखिए तो उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा आपका। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ कि पहला ट्रू स्टेटमेंट है, उसकी वजह मैं बता देता हूं आपको ना, ये है कि इसका मीन कितना होगा, मीन भी 12.5 है ना। यस सर। मोड कितना होगा, अब मोड नहीं होगा 12.5, मोड वो पॉइंट है जहां पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी। क्या है मोड इसका, n+1 into p मीन capital x इज 12.5, मीडियन ऑफ x इज 12.5, व्हाट इज मोड ऑफ x, 13। आई थिंक 12 और 13 पे सेम आंसर आएगा, चेक कीजिए 25C12 और 25C13 सेम आंसर देगा। तो 12 और 13 दोनों मीडियन है, बाई मॉडल है ये, ठीक है ना। तो सो 12 एंड 13 बोथ आर मोड, मोड है ना, मोड है, ठीक है। तो यहां कहने का मतलब ये है कि यहां पे बोल रहा है कि x माइनस 12.5 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ 12.5 माइनस एक्स, पहला ऑप्शन ये कह रहा है दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि मैं अगर आपसे ये बोलूं कि x माइनस जो पीएमएफ है ना दोनों का सेम होगा ना, कब बोलते हैं आप दो रैंडम वेरिएबल आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूट, चलिए मैं डेफिनेशन पे आता हूं, x इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ y इफ एंड ओनली इफ, डेफिनेशन बताइए कोई। CDF of x CDF of y बराबर हो। जी, तो CDF ऑफ x एट पॉइंट t इज इक्वल टू CDF ऑफ y एट पॉइंट t वेयर t बिलोंग्स टू r। तो ये जनरल सबके लिए हो गया, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स सबके लिए हो गया। अगर डिस्क्रीट है सो इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू k इज इक्वल टू y इज इक्वल टू k फॉर ऑल k बिलोंग्स टू सपोर्ट ऑफ x या रियल नंबर, ऐसा होगा। अब आप देखिए ध्यान से कि क्या यहां पे ऐसा होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में अगर हम ये लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी x माइनस 12.5 इज k, या t चाहो तो t लिख लो, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 12.5 माइनस x इज इक्वल टू k फॉर ऑल k बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब बताइए ऐसा कोई k जिसके लिए दोनों डिफरेंट आ जाए, क्या ऐसा कोई k मिलेगा, कोई रियल नंबर की बात कर, नॉट जस्ट डिस्क्रीट पॉइंट्स, एनी रियल नंबर है ना, नंबर लाइन पे कोई भी नंबर आप लेके देखिए क्या इक्वल आएगा या डिफरेंट आएगा, ऐसा कोई k ढूंढिए जहां पे डिफरेंट आ जाए। सब लोग ट्राई करके देखो, एक्सपेरिमेंट करो, आपको समझ आएगा। सर ये डिस्क्रीट के लिए है क्या होता? नहीं नहीं, ये डेफिनेशन डिस्क्रीट के लिए ओनली, हाँ दिस इज फॉर द डिस्क्रीट। अगर कॉन्टिन्यूअस होता हम पीडीएफ लिखते है ना, अगर मान लीजिए ये तो डिस्क्रीट के लिए लिख दिया मैंने, और अगर कॉन्टिन्यूअस होता तो क्या होता कि पीडीएफ एट टी ऑफ एक्स पीडीएफ ऑफ वाई एट टी इज इक्वल फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर, ये होता अगर कॉन्टिन्यूअस होता तो। सो डिस्क्रीट के लिए ये है पीएमएफ इक्वल होगा, कॉन्टिन्यूअस के लिए पीडीएफ इक्वल होगा। तो मैं कह रहा हूं चेक कर, कोई रैंडम नंबर लेके देखिए, मान लो के को मैं 1/2 ले लेता हूं, 0.5, फिर करके देखिए जरा, के को 0.5 ले लीजिए, के की जगह आप 0.5 रखिए, वहां पे क्या आएगा, इक्वल आएगा। 1 रख के देखिए, 1.5 रख के देखिए, 1.3 रख के, डिफरेंट वैल्यूज रख के जस्ट एक्सपेरिमेंट करो तो आपको आइडिया मिलेगा क्या हो रहा है। यस सर सेम आ रहा है। सेम आएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि हाफ ना उसको बैलेंस कर दे रहा है ना, फर्स्ट और लास्ट एंड इक्वल है। सिक्स का थर्ड। जी, एक मिनट,
तो सब लोग ट्राई करके आओ ना, तो सीखने को मिलेगा, सिर्फ देखने से तो नहीं आएगा। 6 क्वेश्चन में थर्ड है ना। तो जैसे मैं अगर पहले डिस्कशन जिन टॉपिक का करा रखा हूं, तो मैं चाहता हूं एक बार आप सॉल्व करके खुद देख लो कि आपसे सच में हो रहे नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो आपको सीखना है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या क्या टीचर ने पढ़ाए हैं। जरूरत यह है कि आपको क्या आता है, क्योंकि एग्जाम आपका तभी निकलेगा जब आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। और घर पे अगर सॉल्व आपसे नहीं हो रहा है तो एग्जाम में तो कतई नहीं होगा, ये गारंटी है। जिन बच्चों से घर पे आपको अगर नेट के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो एग्जाम में आप कैसे कर लोगे? ऐसी कौन सी देवी आप पे ऊपर आ जाएगी एग्जाम के हॉल में, जो घर पे नहीं है और एग्जाम हॉल में आ जाएगी? तो इसीलिए घर पे अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा तभी एग्जाम में आपसे सॉल्व होगा। और एग्जाम में कम ही चांस, घर पे आप 10 में 5 कर लोगे, एग्जाम में 10 में 3 ही होगा। वहाँ अलग प्रेशर रहता है, टाइम बाउंड रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो आपको घर पे एटलीस्ट 100% क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है, तभी एग्जाम में 70-80% आपसे होंगे। ये है। तो घर में एग्जाम जैसा इन्वायरमेंट बना के सॉल्व करो तो हेल्प करेगा आपको। चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड में क्यों पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड CDF, है ना। सो और नेट वाले बच्चे अक्सर मैं सुनता हूँ, सर मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, मुझे सब थ्योरी आता है, एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं होते हैं। तो इसका वजह यह कि आप गलत फहमी में हो, आपको सच में नहीं आता है। अगर आपको सच में आता तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन होता है ना। या आपको जो आता है वो उस लेवल का नहीं आता जिस लेवल एग्जाम में चाहिए, इसलिए आपसे एग्जाम नहीं निकल रहा है। क्योंकि आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता होगा सब कुछ तो आता ही है, किताब में जो लिखा सब तो मुझे आता ही है, फिर एग्जाम में क्यों नहीं निकल रहा है? तो उसकी वजह कि एग्जाम के लेवल तक आपको नहीं आता। अगर ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो रहा है अभी भी, तो मीन्स आपकी लेवल वो नहीं है जो एग्जाम में निकालने के लिए चाहिए। तो वो आपको बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस। ठीक है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ये चलिए सी ऑप्शन ना, ये देखना है CDF है कि नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, आपको क्या क्या चेक करना पड़ता है। हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, थ्योरम सब लोग को पता ही है कि F जो है CDF है इफ एंड ओनली इफ प्लस इन्फिनिटी पे 1, मतलब एक्सटेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। और दूसरा है माइनस इन्फिनिटी पे 0। तीसरा है राइट कॉन्टिन्यूअस। चौथा है नॉन डिक्रीजिंग। यही है नॉन ना, राइट कॉन्टिन्यूअस नॉन डिक्रीजिंग, यही चेक करना आपको। तो ये नॉन डिक्रीजिंग का डेफिनेशन है। अगर डिफरेंशिएबल है तो आप ये चेक कर सकते हो कि f' शुड बी मोर देन इक्वल टू 0, है ना। तो चेक कीजिए। तो अगर देखेंगे x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, तो इसका लिमिट निकालिए x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी पे। तो अगर आप सेपरेट कर लेंगे तो cos x बाउंडेड है ना, cos x तो बाउंडेड है, तो ये हो जाएगा cos अपॉन इन्फिनिटी 0 और यहाँ से आ जाएगा 1, तो 1 तो आ जाएगा, पहला ओके है। ठीक है जी। सेकेंड कंडीशन में x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, जब माइनस इन्फिनिटी लेंगे तो क्या आएगी यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे आएगी। आपको देखना है कि x किस रेंज में है, तो जब माइनस इन्फिनिटी में आप जाएंगे सो यहाँ पे देखिए तो भी 0 पे जाएगी, तो ओके है। नेक्स्ट है राइट कॉन्टिन्यूअस। सो राइट कॉन्टिन्यूअस, बस ये आपको पॉइंट देखना है 0, तो ये ऑलरेडी इक्वलिटी लगा रखी है ना। तो पॉइंट 0 पे उसके राइट हैंड लिमिट इक्वल है, इधर तो कॉन्टिन्यूअस ही है, तो राइट कॉन्टिन्यूअस भी है। पहला 3 कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में है नॉन डिक्रीजिंग। तो ये तो इन जनरल डेफिनेशन लिखा मैंने। अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है f, देन आपको पता है कि f' शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। तो चेक कीजिए जरा, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा जी, इसको जरा डिफरेंशिएट कीजिए और इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए। और क्या गारंटी है कि नॉन नेगेटिव आएगी हमेशा? और ये भी देखना है कि जैसे 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या वैल्यू, मैं अगर आपसे पूछूं 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू कितनी है इसकी 1/2, और 0 के राइट हैंड लिमिट पे क्या वैल्यू है इसकी सो 0 का राइट हैंड लिमिट अगर लूंगा तो बताइए क्या आएगी, cos 0 1 0, तो 0 कितना आ गया 1/2 ही आ गया ना। चेक कीजिए राइट हैंड लिमिट, सो 0 cos 0 1 2 0 2/4 1/2, तो ओके है ना। बस आपको डिफरेंस चेक करना है क्या ये
क्या आएगा जी, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 अपॉन दिस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 2 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो ये नॉन नेगेटिव है, आपको ध्यान रखना है कि ये नॉन नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि x नेगेटिव है, यहाँ पे इस साइड x नेगेटिव है, तो x नेगेटिव है तो वो नॉन नेगेटिव है। ठीक, अब समझिए यहां पे इसको डिफरेंशिएट करके देखिए। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालिए कोसेंट रूल लगा के। ठीक है, 4 प्लस एक्स स्क्वायर का यहां तो होल स्क्वायर आ जाएगा। अब कोसेंट रूल लगा के चेक कीजिए क्या ये नॉन नेगेटिव आएगी, ये चेक करना आपको, हाँ या ना, यही आपको चेक करना है बस, बाकी पॉइंट ओके है। आप कोसेंट रूल लगा के डिफरेंशिएशन कीजिए और चेक कीजिए क्या ये नॉन नेगेटिव होगी फॉर ऑल एक्स मोर देन इक्वल टू 0 के लिए। और इसी में इसका आंसर छुपा है। यस है तो हाँ सीडीएफ है, नो है तो सीडीएफ नहीं है। ठीक है जी, अवनीश बताइए, मैं करूं आगे या आप कर पाएंगे? ठीक है सर, हो जाएगा। हाँ करके देखिए, अभी भी कर सकते हैं, मैं वेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर मैं कर सकता हूँ। क्वेश्चन टू लगाने हैं, बस ये इंश्योर करना है कि एक्स नॉन नेगेटिव के लिए नॉन नेगेटिव होने चाहिए, मतलब ये होने चाहिए, ये चीज़ है। नेक्स्ट बताइए, जो लोग नहीं ट्राई किए, ट्राई करके आओ, यही डिस्कशन कल भी होगा। क्योंकि मुझे पता है रेयरली 10% ज़्यादा ही बोल दिया है ना 4-5% बच्चे ही सिंसियर होते हैं जो करते हैं, उनको लगता है टीचर पढ़ा दिया तैयारी हो गई, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जब तक खुद नहीं करोगे तैयारी नहीं होगी कभी। 15 ना। तो बाकी लोग भी ट्राई करके आओ। ये असाइनमेंट ग्रुप में ऑलरेडी है, सेकेंड नंबर मैंने ग्रुप में आज भेजा था ना, 2 नंबर पे जो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन नाम से जो है, तो वो आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके डाउट पूछिए। फिर आगे थ्योरी कंटिन्यू होगी। एक बार जो टॉपिक हमने गेट में कवर किए हैं उन टॉपिक का क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, फिर हम आगे थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है जिसको मैं 1 मिनट ठीक है ना। तो कह रहा है क्या, xn एंड x बी आर रैंडम वेरिएबल डिफाइन ऑन कॉमन प्रोबेबिलिटी स्पेस, ठीक है, ऑल हैविंग फाइनाइट एक्सपेक्टेशन एंड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाई एन एंड फाई रेस्पेक्टिवली। मतलब फाई एन जो है वो xn का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, फाई जो है आपका x का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। सो पहला बोल रहा है अगर exn कन्वर्ज करिए ex पे, so there exists at least one sample point omega जहां पे xn omega will converge to x omega। ओके, तो ये फिर से मेजर थ्योरेटिक कॉन्सेप्ट आ गया ना, थ्योरम्स आ गया। ठीक है, देखते हैं, ये सब थ्योरम के स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है कि xn omega converges to x omega for every sample point omega, then converges in what? फॉर एवरी सैंपल पॉइंट ओमेगा। मतलब ये कहीं ना कहीं मेजर थ्योरी को रिलेट किया है। तो फाई एन टी विल कन्वर्स टू फाई टी फॉर ऑल टी। थर्ड उसी का कन्वर्स है कि अगर फाई एन टी कन्वर्स टू फाई टी फॉर ऑल टी, देन एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स फॉर एटलीस्ट वन सैंपल पॉइंट ओमेगा। एंड फोर्थ वाला है फाई एन टी कन्वर्जेस टू फाई टी। एक मिनट, फोर्थ ही पढ़ दिया ना, फोर्थ का इंग्लिश वाला नहीं लिखा क्या मैंने? ओह, एक मिनट, ठीक तो है। अच्छा, ये ऐसे नंबरिंग इधर उधर है, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये ना मतलब ऐसा है ना कि ये A B C D है ना, मतलब 1 2 3 4 उस ऑर्डर में है। सो नाउ बताइए क्या सही होगा। देखो जैसे अब यहाँ पे फिर से आपको वही तरीका पता, हम लोग कन्वर्जेंस अभी पढ़ रहे थे, कुछ टाइम पहले कन्वर्जेंस भी डिस्कस किया था। इसमें क्या करना होगा, गलत दिखाना है तो एक काउंटर एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे लगा कन्वर्जेंस का मतलब तो कौन सा वाला कन्वर्ट, रैंडम वेरिएबल में
कन्वर्जेंस फिक्स था ना, सो व्हाट आई थिंक इज इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में ही होगा, ठीक है, लिखना चाहिए इसको, है ना। फॉर ऑल ओमेगा क्या मतलब है, एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स फॉर ईच ओमेगा। तो क्योंकि हम लोग ने मेनली 4 तरह कन्वर्जेंस पढ़े हैं ना, इन डिस्ट्रीब्यूशन, इन प्रोबेबिलिटी, ऑलमोस्ट श्योर एंड इन आरिथ मोमेंट, आरिथ मीन, है ना, ये वाला हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है। तो इसका डेफिनेशन था सी डी एफ इक्वल होगा, इसका था कि लिमिट, है ना, एक्स एन माइनस एक्स लेस देन ओमेगा होगा, और इसका था कि एक्स एन की लिमिट एक्स होगी। ओके, तो ये एक्चुअली जो कन्वर्जेंस है ना, ये ऑलमोस्ट श्योर है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोग क्या डिफाइन करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या था, प्रोबेबिलिटी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स, दिस शुड बी 1। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा, जिसके लिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन ओमेगा इज एक्स ओमेगा, ये है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 1, यही डेफिनेशन है। सो यहां जो कन्वर्जेंस की जो बात कर रहा है वो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस है, एक्चुअली पॉइंट वाइज बात कर रहा है ना, सो ये है, दिस शुड बी 1। तो ये डेफिनेशन था ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस का, ठीक है जी। सो यहां जो बोल रहा है एक्स एन कन्वर्जेंस ओमेगा, सो इसका मतलब ये ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस की बात कर रहा है। तो अब सोचिए ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस में क्या होगा, तो ये सब थ्योरम है, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो बिलिंग्सली वाली बुक आपको बताया था ना अपनी, उसमें मिल जाएगा। तो जो बिलिंग्सली की एक बुक है, प्रोबेबिलिटी एंड मेजर, बुक का हेडिंग है प्रोबेबिलिटी एंड मेजर बाय बिलिंग्सली, तो उसमें इस तरह के बहुत सारे थ्योरम्स हैं, लिमिट थ्योरम उसमें देखेंगे, मिल जाएगा। चलो ट्राई करके देखते हैं। डी तो सही है, डी में क्या हो रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कन्वर्जेस, तो एक है ना लेवी कंटिन्यूटी थ्योरम, क्या कहता है, पढ़ा है आपने, लेवीज कंटिन्यूटी थ्योरम, किसको याद है इसका स्टेटमेंट, कोई बताओ, गूगल करके बताओ क्या होगा, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ लेवी कंटिन्यूटी, बुक से देख के बताओ या गूगल करके बताओ, कहीं से ही बताओ, क्या डेफिनेशन है, मतलब क्या स्टेटमेंट है। कोई तो बताओ भाई। एक बार ढूंढ के बताओ, बताता हूँ। अरे शिवा भाई, सर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस बोल रहा है। हाँ हाँ क्या बता रहे थे, बताओ भाई, कोई स्टेटमेंट बता रहे थे ना, भारत, सर जो लिखा है एफ एन, हम्म, ऊपर सी लिखा है गोज टू एफ, इसका क्या मतलब है? सी लिखा है, हम्म कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ऐसा हो सकता है। सर, हाँ तो वही कह रहा है कि एफ एन सी अगर है देन लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाई एन टी फाई एफ टी यूनिफॉर्मली इन। एफ एन सी मतलब कैपिटल एफ का सी है, सर ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ही है फाई एन टी। हाँ फाई एन डी ना,
हाँ, फाइव when तो I have करेक्ट, variable x with characteristic function phi t, pointwise convergence phi n t goes to phi t implies convergence in distribution. हाँ। तो कहता है कि अगर सी डी एफ की मतलब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की लिमिट एक्स एन के कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की लिमिट अगर एक्स के कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के इक्वल आता है तो मीन्स एक्स एन विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स। और एक थ्योरम था कि अगर एक्स एन कन्वर्ज करे इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स आया है, अच्छा लेकिन वो होता है कि अगर एक्स एन कन्वर्ज करे ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स देन देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस दैट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स। नहीं, उल्टा था, अगर एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स देन देयर इज अ सबसीक्वेंस दैट कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स। जो क्लास में लिखा था ना कि एक्स एन जब कन्वर्ज कर रही है इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स, सो देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस ऑफ एक्स एन दैट विल कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स। बट यहां पे मुझे बताना है कि एक्स एन कन्वर्ज करेगी एक्स डब्ल्यू फॉर एटलीस्ट वन सैंपल पॉइंट ओमेगा। तो यहां पे एक्चुअली जो है एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स, इसकी गारंटी है बिकॉज ऑफ दिस, है ना, ये है। अच्छा, यहां पे ये कह रहा है कि बी ऑप्शन देखो, तो ये मुझे डी ट्रू लग रहा है, एटलीस्ट वन पॉइंट पे तो हो जाना चाहिए। ऐसा होगा एक भी पॉइंट पे नहीं होगा, तो उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। मतलब ये कह रहा हूं फिर से थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं, तो आपको थ्योरम के स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे। जैसे बी वाला कह रहा है एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स फॉर एवरी सैंपल बाइट ओमेगा, इसका मतलब है एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स ऑलमोस्ट श्योरली, तो देन ई एक्स एन विल कन्वर्ज टू ई एक्स। हर सैंपल पॉइंट के लिए ना, तो इन प्रोबेबिलिटी और इन डिस्ट्रीब्यूशन इंप्लाई करेगा। इन आर एस मीन की गारंटी तो नहीं है ना। और यहां पे ये कह रहा है कि एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स, देन जो फाई एन है दिस विल कन्वर्ज टू फाई टी, ये है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक्स एन विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स ऑल्सो, है ना, ये तो ठीक है। और अगर एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स तो कैन वी से कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एक्स एन विल कन्वर्ज टू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एक्स। सीडीएफ तो होगा, है ना, सीडीएफ विल कन्वर्ज, तो सीडीएफ कन्वर्ज करेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ज कर रही है, और डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये भी होना चाहिए। तो सी, मुझे ऐसा लग रहा है सी भी करेक्ट है। एंड बी की गारंटी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसा बोल रहा है ई ऑफ एक्स माइनस, है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं ई ऑफ एक्स एन माइनस एक्स कन्वर्जेस टू जीरो, मॉड तो नहीं, ऐसा है ना, मॉड तब लगा सकते जब ऐसा है। फर्स्ट मोमेंट विल कन्वर्ज टू फर्स्ट मोमेंट। तो ये हालांकि लिमिट थ्योरम का क्वेश्चन है, ये लिमिट थ्योरम जो कॉन्सेप्ट है उसका क्वेश्चन है। सर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट क्या होगा? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट किसमें, ये जो बोल रहे हैं आप एवरी, ये पॉइंट पे वो सैंपल पॉइंट, ये लेविस थ्योरम में दिया है। अच्छा उसमें पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, वो मेनली उसका स्टेटमेंट यही है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कन्वर्ज करती है एक दूसरे पे देन वो कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी वो तो डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट वाइज बुक में देख सकते हैं आप डेफिनेशन ना। ये मेजर थ्योरी के थोड़े कॉन्सेप्ट हैं, जो कन्वर्जेंस है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, इसका डेफिनेशन आपको बुक में देखना पड़ेगा, दोनों अलग अलग होता है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ये है जैसे कॉन्टिन्यूटी में था ना, तो वहाँ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी था, तो आपको मेजर थ्योरी के बुक में देखिए आपको मिल जाएगा डेफिनेशन। तो अभी के लिए बताइए आप लोगों को क्या लग रहा है इसमें क्या सही है। फर्स्ट तो मुझे लग रहा है जरूरी है, सेकेंड भी जरूरी नहीं लग रहा है मुझे, सी डी करेक्ट लग रहा है, बट इसके लिए थ्योरम देखना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा ना, मुझे ऐसा लग रहा है सी डी सही है। ए बी के लिए काउंटर एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, ये है। ठीक है ना,
ए बी के लिए देखना पड़ेगा, सही गलत के लिए काउंटर एग्जाम्पल कि ई एक्स एन कन्वर्जेस टू ई एक्स, देन देर इज एटलीस्ट वन पॉइंट जहां एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स ऑलमोस्ट श्योरली। अच्छा, एटलीस्ट वन पॉइंट पे इक्वल हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक जरूरी है ना, लेकिन उसके लिए फिर काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने पड़ेंगे। बी में है कि एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स फॉर एवरी ओमेगा, अब इसका सोचना पड़ेगा, तो क्या ई एक्स एन कन्वर्जेस टू ई एक्स, थोड़ा सोच के देखिए, अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन से भी देख सकते हैं। एन टेंस इन्फिनिटी, बी में बी ट्रू, ए तो मुझे लग रहा है फॉल्स है, ए की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसे कैसे बोलेंगे, कोई एग्जांपल बना के देख लेते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन के लिए आपको स्टेटमेंट बहुत क्रिस्टल क्लियर, मतलब याद होने चाहिए। तो रुको मैं एक दो स्टेटमेंट देखता हूँ क्या है, जब तक आप लोग देख के बताओ क्या लग रहा है। ठीक है जी, कुछ कंक्लूजन आया। तो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस है, तो आरएथ मीन में फर्स्ट मीन में तो गारंटी नहीं देगा, श्योरिटी आई डोंट थिंक कोई श्योरिटी है। एंड फर्स्ट तो मुझे लग रहा सही है, तो मेरे हिसाब से अभी बाकी इसका काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा जो कि इतना ईजी नहीं है, बट ठीक है मैं देखता हूँ इसको। सो ए बी के लिए थोड़ा काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा, सी डी सही लग रहा है, सो ए बी इसकी कोई गारंटी नहीं है, एवरी सैम्पल पॉइंट पे है, तो ई एक्स विल कन्वर्ज टू ई एक्स एन विल कन्वर्ज टू ई एक्स। तो देखते हैं, ए तो मुझे लग रहा है गलत है, बाकी बी का चेक करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे एक्स एन कन्वर्ज करेगी ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स, सो एक्स एन विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ई ऑफ एक्स एन, ये रोहतगी में बहुत सारे थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम लगा सकते हैं। बताइए कुछ अगर याद हो आपको, ऐसा कोई गारंटी है कि अगर ये होगी तो ई एक्स एन, क्योंकि मैं अभी श्योरली तो ऐसा बोल नहीं पाऊंगा अनलेस, है ना, वी हैव काउंटर एग्जाम्पल, बट इसमें बनाना पड़ेगा। क्या ऐसा होगा? रोहतगी में बहुत सारे स्टेटमेंट थे, उसमें आप चेक कर सकते हैं, हम भी चेक कर सकते हैं कि ऐसा होगा क्या। बताओ भाई, अपनी आपको कुछ याद है, बताइए इसमें क्या लगता है आपको, क्योंकि ए तो मुझे गलत लग रहा है, बी में अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग तो रहा है कोई ना कोई पॉइंट पे इक्वल हो जाना चाहिए।
तो इसका चेक करना पड़ेगा, श्योरली मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, बट चीज़ सही है। मुझे ऐसा लग रहा है इसका ना, अभी श्योरली तो नहीं पता बट देखना पड़ेगा। बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ई एक्स एन, क्योंकि एक्सपेक्टेशन की लिमिट इसके इक्वल आएगी क्या, सो ऐसा भी हो सकता है ई एक्स एग्जिस्ट ही ना करे, है ना, मे बी। तो बट ऐसा तो बात कर रहा है जब एग्जिस्ट करेगी तभी बात कर रहा होगा, सो मीन्स इट एग्जिस्ट। ठीक है, चेक करना पड़ेगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मे बी, है ना, मतलब गलत दिखाने के लिए काउंटर एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा, जो कि अभी तो बताना मुश्किल है। बट ठीक है, अभी के लिए मैं इसको सही मान लेता हूं, बट देखना पड़ेगा गलत दिखाने के लिए काउंटर एग्जांपल। मतलब ये सब थ्योरम का स्टेटमेंट है जो कि चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, इसका मैं चेक करके फिर आगे डिस्कस करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15 ना, तो इसका मैं चेक करूंगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अगर आप लोगों ने ट्राई किया तो बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है तो ये तो अलग लिमिट थ्योरम का है, बट ठीक है अब ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन तो ऐसे बहुत सारे हैं। और कोई डाउट है जिन्होंने ट्राई किया हो तो देखते हैं, जो अभी रह जाएगा अगले क्लास में देखेंगे या आगे डिस्कस करेंगे। बाकी आप चेक कीजिए क्वेश्चंस, और अगर आपको समझ आ रहा है तो ठीक है। चलिए जी, किनका डाउट था, और समीना आपके डाउट पे आते, बताइए किस में डाउट था आपका, फोर्थ वाले में ना, तो उसको अगर मैं डिस्कस करूं, बताइए उसमें क्या डाउट है आपका। किस में था आपका, इस वाले में ना, एस्टिमेशन वाले में, एस्टिमेशन। हाँ सर, देख के बोल रही हूँ। ये था ना एस्टिमेशन। बताइए इसमें क्या डाउट है। अच्छा, तो ये स्टेटमेंट जो मैं ढूंढ रहा था, इसका एक काउंटर एग्जांपल ये है, बट ये कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक बर्नौली। ठीक है, हाँ ये एक एग्जांपल मिल गया, तो मैं कह रहा था ना श्योर नहीं है। ये वाला जो केस है बी वाला, इसका ये एग्जांपल है, तो ये बी जो है ये आई थिंक फॉल्स होगा। ये है बुक में सब कुछ है, बस वही याद रखने की है। तो जो वीके रोहित की अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 287 है, चैप्टर जो टॉपिक है मोड ऑफ कन्वर्जेंस, उसमें एग्जाम्पल नंबर 3 है। और ये क्या कह रहा है, सो बी जो मैं कह रहा था ना, इसकी गारंटी नहीं है, सो बी फॉल्स है ड्यू टू दिस एग्जाम्पल। लेकिन इसमें ऑलमोस्ट श्योर चेक करना है ना,
सो कांस्टेंट पे है इसको, लेकिन इसमें ये बता रहा है यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वीके रैदगी में, पेज नंबर 287, इसमें जो आपका एग्जाम्पल लिया इन्होंने, सो ये है प्रोबेबिलिटी xn इज इक्वल टू 0। ये 1 माइनस 1/n एंड प्रोबेबिलिटी xn इज इक्वल टू n, ये जो दे रखा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/n है। और यहाँ प्रूव किया है कि xn कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0। तो हम लोग जानते हैं कांस्टेंट पे है, सो इट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 0 ऑल्सो। बट क्वेश्चन है क्या बोल सकते हैं, xn कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू 0? नहीं, ऑलमोस्ट श्योर नहीं बोल सकते। तो यहाँ ये प्रूव कर रखा है कि ऐसा तो है, बट ये बताता है कि e ऑफ xn इज नॉट इक्वल टू ex। अब चेक कीजिए e ऑफ xn कितना आएगा और ex कितना आएगा। तो बता रखा है exn इज नॉट इक्वल टू ex इसके लिए, बट ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस है ना। तो ये तो कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी के लिए है। मैं भी इसके लिए हो ये कह रहा हूँ, देखना पड़ेगा। क्योंकि बताइए जी आपका जो डाउट था। अच्छा, तो इसमें ये एक थ्योरम है कि xn इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर and xn converges in probability to 0, then xn will converge almost surely to 0। तो क्या xn इंक्रीजिंग सीक्वेंस है? इनिशियली xn 0 है उस प्रोबेबिलिटी के साथ और n है इस प्रोबेबिलिटी के साथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है क्या xn कन्वर्ज करेगी, है ना। exn इक्वल नहीं है ex के, तो xn कन्वर्ज कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, बट क्वेश्चन इज xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0। तो पहले तो ये चेक करना पड़ेगा आपको। और अगर ऐसा यहाँ पे होगा तो ऐसा तो होगा नहीं ना
क्योंकि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। सो चेक कीजिए, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा शायद, है ना। तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, तो ये अजम्पशन ही फेल हो गया, तो इसलिए यहाँ पे कंक्लूजन नहीं दे सकते 2 का, है ना। अगर ऐसा होता तो गलत होता, अगर ये बोलता एक्शन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, एक्शन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0, तो ये जरूरी नहीं है। इसका काउंटर एग्जाम्पल विकेरवाद की वाले बुक में है, पर ठीक है, इसको देखना पड़ेगा दूसरा स्टेटमेंट, बाकी देखते हैं। और कुछ डाउट है तो बताइए। नहीं, आंसर आंसर शायद बस ओनली 3 दिया है, ओनली 3, अच्छा, तो डी में मे क्या भी है, गलत दिया है, हमको लग रहा है। एटलीस्ट 1 पॉइंट, तो फिर डी के लिए भी कोई काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा अगर ऐसा है तो। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो थ्योरम याद रहेगा तभी होने वाला हाँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसे नहीं कर पाएंगे, जो क्योंकि इस सब जैसे है ना, जो मान लो मैं भी एग्जाम में, तभी मुश्किल है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन ये थ्योरेटिकल है, तो या तो आपको थ्योरम के स्टेटमेंट डायरेक्ट पता हो, नहीं पता है तो काउंटर एग्जाम्पल पता हो गलत दिखाने के लिए, बट इतना आसान भी नहीं है काउंटर एग्जाम्पल लिमिट थ्योरम में बनाना, है ना। जैसे हमने एक ढूंढा है यहाँ पे, जैसे ये विकेरवादगी में 287 पेज पे 3rd एग्जाम्पल है, तो इसमें ये दिखा रखा है कि ये ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे एक्शन कन्वर्ज करी इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, एक्शन कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी 0, वो तो ऑब्वियस है दोनों, तो इसमें ई एक्सन इक्वल नहीं आएगा ई एक्स के, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन कन्वर्ज नहीं करेगी, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते बी ऑप्शन को, तो मतलब ऐसा कोई काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा जो बी गलत हो जाएगा, इसका मतलब आप कह रहे हैं तो डी का भी कोई काउंटर एग्जाम्पल होगा। तो मतलब वही कंक्लूजन वही है कि थ्योरम का स्टेटमेंट याद है होगा, नहीं तो जैसे है ना मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ तो वैसा रहेगा, तो उसके लिए आपको या तो थ्योरम का स्टेटमेंट डायरेक्ट याद हो, और नहीं तो फिर एग्जाम्पल बना कर डिस्कार्ड कर सको, ये चीज़ें हैं। अब इसका होगा काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा, बट इतना ईजी नहीं है ना, सो देखना पड़ेगा मतलब इसको कि ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए जहाँ पे फाई एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू फाई और एक्स एन कन्वर्जेस टू दिस एटलीस्ट 1 पॉइंट, इसका मतलब हो सकता है किसी भी पॉइंट पे कन्वर्ज ना कर रहा हो, है ना, ये है एक्स एन और एक्स ओमेगा किसी भी पॉइंट पे इक्वल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ नहीं कह सकते, तो देखना पड़ेगा इसको, है ना, इतना वो है। एनीवे नेक्स्ट, और कोई डाउट हो बताइए, नहीं तो फिर अगले चलते हैं। नहीं तो ट्राई करके आइए, कल देखते हैं, जो क्वेश्चन रह जाएगा मैं ट्राई करता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे। ये तो उनके डाउट के लिए ओपन किया था, वो कह रही थी कि 4th वाले असाइनमेंट एस्टिमेशन वाले में डाउट है, वो खुद भाग गई, तो कल इसको सॉल्व करके आइए, बाकी जो क्वेश्चंस रह जाएगा, जैसे ये रह गया तो इसको मैं ट्राई करता हूँ काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने का, फिर हम वो डिस्कस कर सकते हैं दोबारा, ठीक है ना। मतलब अल्टीमेटली ये थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं, तो बताइए। अरे कुछ लोग का प्रोबेबिलिटी में डाउट है, बताइए प्रोबेबिलिटी, ये तो बेजियन का इसमें डाल रखा है गलती से, बट बेजियन तो निकालना आसान है ना, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं बेजियन में, है ना। प्रायर दे रखा है आपको, पी तरह से प्रायर दे रखा है, एंड देन आपको पूछ क्या रहा है, स्क्वायर बेजियन एस्टिमेट, मतलब आपको पोस्टेरियर का मीन, स्क्वायर एरर लॉस है ना, मीन निकालना है, ओके। सर क्वेश्चन नंबर 23 इसमें यस सर। ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो फिर देखेंगे आगे, ये है तो अच्छा, ये तो सर्कुलर परमुटेशन का था ना, 5 person A, B, C, D, E are seated at random on 8 numbered chairs which are arranged in a circle. What is the probability that A, B are separated by at least 2 chairs? निकालो। 8P5 और 5 फैक्टोरियल करके टोटल निकाल रहे थे। अच्छा, तो कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा इसका, सेपरेटेड बाय एटलीस्ट 2 चेयर कह रहा है, तो इसका मतलब होगा अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा,
जैसे हमसे पूछा है ना कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए बी आर सेपरेटेड बाई एटलीस्ट 2 चेयर, तो हम अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ले ले, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो मुझसे पूछा है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी उनके चेयर के बीच कम से कम 2 चेयर जो है सेपरेट है, तो उल्टा लेंगे तो लेस एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता है, मोर देन इक्वल टू 2, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, लेस देन 2, और लेस देन 2 का क्या मतलब है, लेस देन 2 चेयर, इसका क्या मतलब है, एक चेयर बीच में हो सकता है या नहीं होगा, सेपरेटेड बाई 1 चेयर। सेपरेट नहीं होंगे। हम्म। ए एंड बी आर सेपरेटेड बोला तो कॉम्प्लीमेंट में सेपरेट नहीं होंगे। नहीं नहीं नहीं, सेपरेटेड बाई एटलीस्ट 2 चेयर्स ये है, तो कॉम्प्लीमेंट में होगा सेपरेटेड बाई लेस देन 2 चेयर्स, तो इसका मतलब है कि या तो साथ बैठे हैं या एक चेयर का गैप है, बस ये चीज़ है। सो ए बी आर टूगेदर, एक तो ये निकालिए आप, ए एंड बी आर टूगेदर, एक तो ये है, और दूसरा केस है सेपरेटेड बाई एग्जैक्टली 1 चेयर। ये आएगा, ये निकाल लीजिए, पहले दोनों साथ बैठे हैं इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और फिर दोनों के बीच में एग्जैक्टली 1 चेयर है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये कर सकते हैं। मतलब ये साथ में क्या करेंगे, एक ही मान लेंगे दोनों को, साथ में कैसे निकालते हैं कि बोथ आर टुगेदर, मतलब हम अज्यूम कर लेंगे कि एक ही है, तो ए बी सी डी ई, यही है ना, 5 लोग हैं, 3 2 5, अच्छा 8 नंबर्ड चेयर है, अच्छा चेयर 8 है, विच आर अरेंज्ड इन अ सर्कल, 5 लोग बैठे हैं एट रैंडम ऑन 8 नंबर्ड चेयर, तो 8 चेयर है, 3 है ना, बीच में एक और लगा दो, इस तरह से एंड नंबर फिक्स कर देते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 चेयर है जो ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय एटलीस्ट 2 चेयर, तो हमने ए बी को टुगेदर कर दिया, तो जब ए बी टुगेदर है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ए बी साथ में है, तो ए बी को एक साथ मान लो, तभी 8 चेयर है ना, तो 2 चेयर को आप एक साथ है ना, अभी मतलब जैसे कहते हैं ना एक साथ ले लेंगे, टुगेदर है तो टोटल मान लो अभी 7 चेयर हैं, और उस पर आपको 4 लोगों को बिठाने हैं, तो कितना तरीका है, 7C4 नहीं इसमें अरेंजमेंट भी तो होगा, 4 फैक्टोरियल। लेकिन आपको पता है सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट का सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है, लीनियर परमुटेशन एन फैक्टोरियल है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज एन फैक्टोरियल, लीनियर परमुटेशन है वो, सर्कुलर परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होगा, n-1 है ना, n-1 फैक्टोरियल ना फॉर्मूला होता है, तो वो लगाइए, कि मैंने कहा कि अभी मान लेते हैं ए बी एक साथ है ना, सो ए बी एक साथ है, तो मुझे 7 चेयर में से अब 4 लोगों को बिठाने हैं, तो जैसे 7C4, अब 4 लोगों को बिठाने, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल, और टोटल अभी मेरे पास है आउट ऑफ कितने थे, वो तो नंबर ऑफ वे हो गया ना टोटल, ठीक है, अभी तो नंबर ऑफ वे ही काउंट कर रहे हैं, इनटू क्या होगा, अब वो 2 लोग अपने आप में अरेंज हो सकते हैं, अच्छा ये तो नंबर ऑफ वे हो गया फेवरेबल आउटकम का, मतलब नंबर ऑफ वे हो गया, टोटल कितने तरीके हैं कि हम 5 लोगों को बिठा सकते हैं इन 8 नंबर्ड चेयर पे, टोटल कितने वे होंगे,
वही मान लो है ना, कोई 8C5 फिर कितना होगा 4 फैक्टोरियल, यही रहेगा टोटल। अब माइनस, अब नेक्स्ट है कि आप सेपरेटेड बाय एग्जैक्टली 1 चेयर, ये निकालिए कितना आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, काउंटिंग वाले ना थोड़े से मुश्किल होते हैं। एग्जाम में अगर आपको लगे होगा तो स्टार्ट कीजिए, वरना स्किप कीजिए, क्योंकि है ना थोड़े से काउंटिंग में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो गलत ही आंसर आता है। ये है, क्योंकि इसमें है कि कैसे आप काउंट करते हैं वो ज़रूरी है। अब कह रहा है सेपरेटेड बाई एटलीस्ट एग्जैक्टली 1 चेयर, इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए ए यहाँ पे है तो बी यहाँ पे होगा, है ना, या यहाँ भी हो सकता है, तो वो तो उसके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा। ए अगर यहाँ पे है तो बी यहाँ पे या यहाँ पे हो सकता है। इस तरह से 2 पॉसिबिलिटी है। मतलब इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, डिनोमिनेटर सेम ही होगा कि 5 चेयर सेलेक्ट करने, 5 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज, ठीक। एंड न्यूमरेटर आपको डिसाइड करना है क्या आएगा, देखिए क्या आता है। सो अगर ऐसी में टोटल पॉसिबिलिटी हम लोग काउंट कर ले कितना बनेगा, जैसे मैंने कहा कि एक तो है कि 2 4 में बैठे हो, या जैसा हो सकता है 2 8 हो गया, तो ऐसे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे मैंने कहा ना, जैसे मान लीजिए 1 3 है एक पॉसिबिलिटी, एक हो सकता है 2 4 इस तरह से, फिर एक में हो सकता है कितना 3 5 4 6 5 7 6 8 ये है, और बाकी इसको रिवर्स भी कर सकते हैं आप। टोटल ये है कि 1 3 में वो 3 1 पे हैं, 2 4 पे, ये पॉसिबिलिटीज हैं। फिर 8 2 तो हो ही चुका है, 2 8, अच्छा 8 2 भी तो हो सकता है ना, एक 8 2 क्योंकि एक का गैप है, इस तरह से। और फिर वो जैसे ए बी का लिख रहा हूँ अभी, मान लो ऑर्डर में कि ए बी का पोजीशन क्या क्या हो सकता है, और इसी को अगर आप उल्टा कर देंगे तो इतने और केसेस हो जाएंगे। 7, फिर इसी में ए बी रिवर्स कर देंगे तो उतने केसेस हो जाएंगे ना, 14 इस तरह से होगा। और इसमें से 5 चेयर भी पहले सेलेक्ट करना है, तो ये तो ऐसे हो गया कि हमने पहले तो 5 चेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। इसने कहा है सेपरेट एटलीस्ट 2 चेयर्स, एटलीस्ट 2 चेयर्स। सर इसकी वैल्यू 0.6875 आ रही है। किसकी, ये 1, यस सर। बीच वाले की, अच्छा नो सर, पूरे 1 माइनस, निकाल लिया आपने पूरा। पूरा नहीं सर, वो 1 माइनस 7C4 to 3 इन फैक्टोरियल। दोनों की यस सर, 0.6875, 6875। ओके। बट ये तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा।
तो फ्रैक्शन में ही निकालते ना, सही रहता। इसको मैं देखना पड़ेगा, ये पहले भी एक बार पूछा था किसी ने कि कोई शॉर्टकट होगा इसका कोई, है ना, जिससे हम कर सकते हैं। इसको देखता हूँ कल करके ना, इसमें कितने आंसर आएंगे, क्योंकि 14 तो ठीक है, 14 केसेस, बट 5 हमें चेयर भी तो सिलेक्ट करना है पहले। सो 5 चेयर सेलेक्ट करना है, फिर इसके अकॉर्डिंग ये आएगा। सो 5 चेयर जब आप सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट यू सेलेक्ट 5 चेयर एंड देन उसमें किसी भी 5 चेयर बैठ सकता है ना वो। तो मैं ऐसा चुनना होगा कि बीच में एक चेयर हो, सीटेड है ना, इज सेपरेटेड बाई एग्जैक्टली 1 चेयर। या तो मैं 3 को एक साथ मान लूँ, ऐसा करे, है ना, तो एक चेयर सेपरेट हो जाएगा। 3 को अगर एक साथ मान लूंगा तो कितने होगा टोटल, तो अब 6 पोजिशंस बचेंगे। तो 6 पोजिशन मुझे कितने लोगों को बिठाना होगा, ये 2 तो इधर बैठ जाएंगे ना अल्टरनेटिवली। अब बाकी जो पोजीशन है, तो 6 लोग होंगे ना, 6 फिर 6C2, क्योंकि 2 को तो वहां बिठाएंगे हम। तो एक साथ मान लो टोटल बचेगा 6, और 6 में से आप सिलेक्ट करेंगे टोटल 4, है ना। तो कुछ ऐसा होगा 6C4 इंटू अब बाकी 4 है ना, तो फिर से वैसे ही कुछ होगा 3 फैक्टोरियल इसको 1 मान लिया, तो बाकी 5 लोग थे, तो 3 लोग इधर होंगे, 2 उधर है, एंड दैट कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज। एंड देन क्या होगा, एक बीच में खाली चेयर है, या तो फिल होगा या नहीं होगा, तो मैं तो खाली मान लिया अभी, है ना। इस तरह से कुछ, बट जरूर नहीं इससे आंसर है, क्योंकि इसमें ना काउंटिंग में बहुत वो प्रॉब्लम, इसको अगले क्लास में देखते हैं, अभी इसको रहने दो। तो मैं ये दोनों क्वेश्चन को कल देखता हूँ, सॉल्व करके आता हूँ, फिर पता चलेगा क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23 ना, प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो अभी मैं स्टॉप करते हैं, गेट का है ना 2024 का डिस्कशन है, तो इसको ये 2 क्वेश्चन जो लास्ट में फंसा है उसको कल डिस्कस करते हैं शुरू में, फिर आगे बाकी आपका ये होमवर्क है, ट्राई करके आइए, फिर देखेंगे। सो जितना मैं हेल्प कर सकता हूँ उतना करूंगा, है ना। तो ये जो आपके असाइनमेंट्स हैं, CSIR नेट के जो भी असाइनमेंट है ग्रुप में भेजे हैं, वो सॉल्व करके आइए, कल इसको डिस्कस करते हैं इस टाइम पे। तो अभी 9:30 से गेट का है ना 2024 का पेपर डिस्कशन है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं।